जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। और 10th क्लास बोर्ड का पेपर आने वाला है। कई बच्चों के मन में कई सारे सवाल हैं कि पेपर की तैयारी कैसे की जाए, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। बहुत ही कम समय बचा है, इतने कम समय में हम किस तरीके से रिवीजन करें, पूरे सिलेबस को किस तरीके से रिवाइज करें, सारी चीजें कवर करें। और जो चैप्टर्स डिफिकल्ट रह गए हैं, जो चैप्टर्स उतने अच्छे से तैयार नहीं किए गए हैं, उनमें से क्या पढ़ना चाहिए और इजी पोर्शन जो है उसको क्या पहले रिवाइज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में हैं। तो नमस्कार सभी को, मैं आज आप लोगों के साथ में क्लास 10th बोर्ड के पेपर पर एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं और उसमें मैं आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं जो आपके 10th बोर्ड के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी कि इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके 10th क्लास का बोर्ड का पेपर कैसे रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, बहुत सारे बच्चों ने बेसिक मैथ्स लिया होगा। तो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के पेपर में क्या डिफरेंस है, उनका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, वेटेज कैसा होगा, चैप्टर वाइज किस पोर्शन से केस स्टडीज क्वेश्चन आएंगे, किस पोर्शन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। मतलब अगर हमें पता है पहले से कि हमें इस चैप्टर के केस स्टडीज तैयार करने हैं तो हमारा बहुत सारा पार्ट कम हो जाएगा। मतलब हमें सभी चैप्टर के सीबीक्यूज या केस स्टडी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों पर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा सीबीक्यूज क्या होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से प्रैक्टिस करने चाहिए, उस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं जो एग्जाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज वेटेज आपके सिलेबस का क्या है। हालांकि आप सभी ने सिलेबस पढ़ा हुआ है, सबको पता होगा, बट ये सिलेबस एक्चुअली कि नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर में से हमारे कितने मार्क्स का आने वाला है, तो उससे एक आइडिया लगता है कि हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो हम रियल नंबर में से देखें तो 6 मार्क्स का आने वाला है, यानी कि आपको इसमें कुछ एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद में अलजेब्रा जिसके अंदर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कितने पोर्शन आने वाला है। तो देखिए ये टोटल 20 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, इन सभी को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पॉलिनोमियल 4 मार्क्स के आसपास आएगा, लीनियर इक्वेशन 4 मार्क्स के आसपास आएगा, क्वाड्रेटिक 6 मार्क्स के आसपास आएगा और एपी भी 6 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से ये 20 मार्क्स का हो जाता है। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, बहुत ईजी चैप्टर है तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि 2 बेसिक फॉर्मूले हैं जिस पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसकी एप्लीकेशंस और उसका ज्योमेट्रिक इंटीग्रेशन कैसा होता है वो सब पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 मार्क्स का है। ट्राइंगल एंड सर्कल ये है सबसे टफ पार्ट जो बच्चे करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ज्योमेट्री में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इस पे भी डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री को किस तरीके से तैयार करना है। तो ट्राइंगल्स देखिए, ट्राइंगल और सर्कल 15 मार्क्स का है, जिसमें ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 8 मार्क्स के आसपास आएगा और सर्कल 7 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से फिर ट्रिग्नोमेट्री जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस टोटल 12 मार्क्स का आएगा, जिसमें मैं स्टैंडर्ड पेपर की अगर बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स का और हाइट एंड डिस्टेंस पे संभवतः एक केस स्टडी आ सकती है जो 4 मार्क्स की होगी। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया टोटल 10 मार्क्स का है, जिसमें सरफेस एरिया हमारा 6 मार्क्स का होगा और एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद में आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो टोटल है 11 मार्क्स का, जिसमें स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स की होगी और प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स की होगी। मतलब ये टोटल बनता है 6 + 5 11। तो ये इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया चैप्टर वाइज वेटेज कितना रहने वाला है। बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी हम अगर इसको देखें तो बच्चों को यह लगेगा कि सर कितने मार्क्स का आने वाला है। इससे आपको मोटा मोटा ये आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि अलजेब्रा जो इजियर भी होता है कंपैरेटिवली, अगर मैं ज्योमेट्री से इसको कंपेयर करूं तो अलजेब्रा करना बच्चा पसंद करते हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला बेस्ड है। लीनियर इक्वेशन में आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या कंसिस्टेंसी वाले पोर्शन को भी अगर आप देखोगे तो आप 4 नंबर में से कम 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से 20 नंबर पे हमें टारगेट करना चाहिए। फिर रियल नंबर इज अगेन वेरी इजी चैप्टर। तो इस तरीके से वेटेज आपको हेल्प करता है कि एंड टाइम पर आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई बच्चों के मन में एक सवाल रहता है कि सर मैंने तो स्टैंडर्ड लिया है और मैंने बेसिक लिया है, तो मैं किस तरीके से तैयारी करूं। यानी कि स्टैंडर्ड जिस बच्चे ने लिया है उसको कैसे पढ़ना है और बेसिक मैथमेटिक्स
लेने वाले बच्चे को कैसे पढ़ना है, तो देखिए आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखें वो भी एग्जैक्टली सेम है, तो बहुत ज्यादा भाई लोड नहीं लेना है कि मैंने स्टैंडर्ड ले लिया तो मैं कैसे पढ़ाई करूं। आपको मेनली एनसीईआरटी तो करनी ही है, उसको पहले आप फोकस करिए। यानी एनसीईआरटी का हर एक सवाल, एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे आपने स्टैंडर्ड लिया हो चाहे बेसिक मैथ्स लिया हो, आपको करना ही है। हाँ, जिस बच्चे ने स्टैंडर्ड लिया है उसको एडिशनली कुछ और चीजें और करनी पड़ जाएंगी, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो रिसोर्सेज कवर किए जा सकते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक में क्वेश्चन पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो मॉडरेट टू चैलेंजिंग पेपर रहने वाला है, यानी कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के ज्यादा आपको मिलेंगे, लेकिन बेसिक में इजी टू मॉडरेट मिल सकता है। अगर हम स्टैंडर्ड पेपर की बात करें तो एप्लीकेशन बेस्ड फोकस क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड सवाल होगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और लेंदी भी हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं बेसिक पेपर की बात करूं तो वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पकड़ करेगा, यानी कि फंडामेंटल्स अगर आपके अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। और स्टैंडर्ड के अंदर उसी प्रकार से इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम, बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। देखिए इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई हैं, सीबीएसई ने इस तरह के सवाल देना शुरू करे हैं पिछले कुछ सालों में। तो इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब है कि एक ही सवाल के अंदर एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स अगर हम अप्लाई कर दें और वो क्वेश्चन वहां पे फ्रेम कर दिया जाए तो वो इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम है। यानी कि अगर कोई सरफेस एरिया का सवाल है और क्वेश्चन के अंदर सिमिलैरिटी भी लग रहा है तो वो इंटीग्रेटेड सवाल है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सवाल है लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम है। तो वहां पर ये चेक किया जाता है कि बच्चे की प्रॉब्लम स्किल कैसी है ना, उसने कॉन्सेप्चुअली उसका डेप्थ नॉलेज उसको है बच्चे को या नहीं। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को स्टैंडर्ड पेपर में और बेसिक में मिलने वाले हैं। तो ये तो था अंतर स्टैंडर्ड और बेसिक के पेपर में। फिर आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से, सर ये बताइए ब्लूप्रिंट कैसा रहने वाला है, स्टैंडर्ड का पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा और बेसिक के पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर एंड मोमेंट पे ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी पढ़ाई करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए ब्लूप्रिंट से हमें काफी हद तक आइडिया लग जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं ये ब्लूप्रिंट हमारा जो है वो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है 25-26 का, उसके आधार पर ये मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने की आवश्यकता तो नहीं है, बट हाँ मोटी मोटी बातें कर लेनी चाहिए, जैसे कि किस चैप्टर से केस स्टडीज आएगी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस चैप्टर के होंगे, क्योंकि वो हमें एक बड़ा मार्जिन देके जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के किस चैप्टर से आने वाले हैं। तो देखिए रियल नंबर से आपको 6 मार्क्स का, जैसा हम डिस्कस किए थे, एक 3 मार्कर और एमसीक्यूज मिलेंगे। इस स्टार का मतलब है रीजनिंग असर्शन, यानी कि रियल नंबर से रीजनिंग असर्शन आएगी। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल में एक एमसीक्यू और 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। लीनियर इक्वेशन में भी एमसीक्यू और 3 मार्कर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में पूछा जाता है, जनरली स्पीड टाइम पे सवाल आ सकता है, ठीक है। या अगर उसको कोई बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड बनाना है तो उसमें फिर क्या लगाया जा सकता है, परसेंटेज वगैरह इंक्लूड किया जा सकता है। पाइप्स एंड सिस्टम वाले सवाल बहुत अच्छे होते हैं, वो वाले सवाल आ सकते हैं 5 मार्क में, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। एपी की बात करें तो एपी में एक 2 मार्कर है और एक 4 मार्कर है। 4 मार्क्स का मतलब केस स्टडी। तो ये स्टैंडर्ड के पेपर का ब्लूप्रिंट है, जिसमें आप देखेंगे कि एक केस स्टडी जो है वो एपी में आ रही है, यानी कि 1-1-2 के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एमसीक्यूज और फिर अगेन एक केस स्टडी मिलेगी, यानी कि आप लोग एपी की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री में एक तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसको तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि टेबल याद हो गई, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं तो उस पर सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिल गया तो आपको वैल्यू रखनी है और आंसर आपका आ जाता है। इसमें भी आपको एक रीजनिंग असर्शन मिलेगा, 2 एमसीक्यू और एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर का क्वेश्चन है। 3 मार्कर में जनरली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है, और 2 मार्कर में आपको रेशियो या फिर एंगल पर बेस्ड कोई सवाल आ सकता है। अब आगे अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड के पेपर में संभवतः एप्लीकेशन में से एक केस स्टडी पूछी जाएगी जो 4 मार्क्स की होगी। इसके बाद में ट्राइंगल्स, देखिए ट्राइंगल्स भी कई बच्चों को प्रॉब्लम करता है, लेकिन ट्राइंगल्स में आप मेन बातों पे तो ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि 5 मार्कर आपको स्टैंडर्ड के पेपर में ट्राइंगल से मिलेगा, यानी कि सिमिलैरिटी के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आप एनसीईआरटी को तो छोड़िएगा ही नहीं,
कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो वो चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर आपके हो जाएंगे। ट्राइंगल चैप्टर में, ट्राइंगल उनमें से एक चैप्टर है, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, अगर आप बीपीटी के क्वेश्चंस देखें, अगर आप सिमिलैरिटी के भी क्वेश्चंस देखें, तो काफी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और साथ साथ उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, आजकल थ्योरम जो आएंगी वो डायरेक्ट थ्योरम नहीं आती हैं, उसमें स्टेटमेंट और थ्योरम के साथ में फिर कोई एक सवाल भी आ जाता है, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया जाता है 3.5 और 1.5 में। यानी कि थ्योरम पूरी आपको केवल 3.5 मार्क्स मैक्सिमम देके जाएगी, उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा। तो अगर आप कोई थ्योरम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका बेसिक लेवल पे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उस थ्योरम को, वो भी आपको प्रैक्टिस करना आ जाना चाहिए। मतलब अगर आप बीपीटी मान लीजिए बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं तो बीपीटी अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो भी आपको आना चाहिए। अगर आप दोनों साइड्स के रेशियोज को बराबर कर रहे हैं तो उसमें अननोन वैल्यू निकालने को पूछा जा सकता है। इसके बाद में फिर सर्कल्स की अगर हम बात करें तो सर्कल में देखिए 3 मार्कर है, 2 मार्कर है और 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, सर्कल में भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो एरिया रिलेटेड सर्कल एक इजी चैप्टर है, तो इसको तो आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक 2-3 फॉर्मुलाज हैं जो प्रिपेयर करने हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या ज्यादा पूछा जा सकता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखिए सीधा फॉर्मुला बेस्ड सवाल आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मुला आप लगा सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मुला आप अप्लाई करें। ठीक है, इसके साथ साथ में फिर एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, माइनर और मेजर। ठीक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगेन फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें देखिए 5 मार्कर आपको मिलेगा। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें कंबाइंड सॉलिड्स का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर किसी कोई सॉलिड फिगर है उसमें कोई कैविटी है तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इस तरह के सवाल। फिर फ्लोइंग वाटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक पाइप में से पानी जा रहा है, कितने टाइम में दूसरे टैंक के अंदर पानी जा रहा है और उसका टाइम कैलकुलेट करने को पूछ लिया, या कोई अननोन वैल्यू निकालने को पूछ लिया, तो उस तरह के सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 मार्क्स में वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में थोड़ा बहुत ध्यान इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स पर भी दे सकते हैं। जैसे कि कोन की बात अगर हम कर लें तो कोन को अगर किसी प्लेन ने कट कर दिया तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब बच्चों को लगता है सर जो लोअर पार्ट है वो तो फ्रस्टम है और वो पार्ट तो डिलीटेड है, लेकिन भाई ऐसा है, फ्रस्टम वाला पार्ट जो है अगर उसमें फ्रस्टम ना बोलें, उसमें फ्रस्टम वर्ड का इस्तेमाल ना करें और फिर भी वो सवाल पूछा जा सकता है, ये एक सीबीक्यू है। ठीक है ना, तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक प्लेन किसी कोन को डिवाइड करता है तो अपर कोन और जो ओरिजिनल कोन है, ठीक है, उन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनकी रेडियस जो होती है, जब किसी एक कोन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनकी रेडियस, उनकी हाइट और उनकी स्लैंट हाइट प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, वहां सिमिलैरिटी लगने वाली है। ठीक है, तो सीबीक्यूज में हम उस पर एक चर्चा करेंगे। इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स तो आपको सभी को कर लेना है। जिस बच्चे ने, देखिए ऐसा एक हर तरह का बच्चा होता है, किसी बच्चे ने 60% तैयारी करी होती है, किसी बच्चे की तैयारी 70% होती है, किसी की और ज्यादा अच्छी तैयारी होती है। तो अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं रह पाई है तो आप इनमें कुछ कुछ पोर्शन को तो सबसे पहले कवर कर लीजिए। आप स्टैटिस्टिक्स को तो छोड़ना ही नहीं, मीन मीडियन मोड सीधा फॉर्मुला बेस्ड है, तो तीनों आपको अनग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन मोड और इंपेरिकल फॉर्मूला, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में मोटा मोटा यही पूछा जाने वाला है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में आपसे अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने को भी पूछा जा सकता है। तो अननोन फ्रीक्वेंसी में भी अगेन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वहां से एक इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन फॉर्मूले से बनती है, तो वो अननोन फ्रीक्वेंसी वहां से हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अगेन अ वेरी इजी चैप्टर, तो इसको भी आपको एनसीईआरटी से कवर कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो ये हमने मोटा मोटा एक ब्लूप्रिंट देखा था किसका, स्टैंडर्ड का। अच्छा, बेसिक और स्टैंडर्ड के ब्लूप्रिंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाएंगी, किसी में 2 मार्कर होगा, किसी में कुछ एमसीक्यू ज्यादा होंगे, तो ये सारा डिफरेंस इसमें दिखेगा। मेन तौर पे हम ये देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से केस स्टडीज आने वाली हैं। तो अगर मैं बेसिक के पेपर पे ध्यान दूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक हमें केस स्टडी आने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें एक केस स्टडी मिल रही है, किसमें से एक आपको मिल जाएगी केस स्टडी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि अगेन आसान चैप्टर है, और एक केस स्टडी प्रोबेबिलिटी की आ सकती है। देखिए ये टेंटेटिव है, तो इस पे आप सारी बातें पूरी तरह से निर्भर ना रहें, लेकिन हाँ ध्यान थोड़ा सा ज्यादा दे लीजिएगा कि इसके आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ है। इसके अलावा अब बच्चों से मैं ये बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे
स्पेशली जो स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं, ठीक है, और स्कोर करना चाहते हैं कि भाई मेरे को सर 80 ऑन 80 की तैयारी करनी है, 75 से ऊपर की तैयारी करनी है, उसके लिए क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या मैं अलग कर दूं? मैंने बेसिक रिवीजन कर लिया है, मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लगा ली है सर, एनसीईआरटी में 2-3 बार लगा चुका हूं, उसके अलावा भी मैंने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाहर से कर रखे हैं। अब इस टाइम पर, एग्जाम टाइम पर, मैं ऐसी कौन सी चीजें प्रैक्टिस कर लूं जिससे मेरा जो मार्क्स 2-4 मार्क्स कट जा रहे हैं वो इंप्रूव हो जाए? तो देखिए, पहली बात तो ये कि जितना भी आपने किया है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तो उसका रिवीजन तो आपको करते रहना चाहिए। बात नंबर 2, अब अगर मान लीजिए आप बेसिक पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आपको फिर इस समय पर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं सीबीक्यूज, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे जो केस बेस्ड स्टडीज के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यानी कि सोर्स बेस्ड में भी आ सकता है। तो इसका मतलब आपको सीबी की जरूरी नहीं है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर सीबीक्यू का मतलब केस स्टडी है, ऐसा नहीं है। केस स्टडी के फॉर्म में भी सीबीक्यू हो सकता है, 1 मार्कर में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 मार्कर में अब जैसे कई बच्चों को अभी पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, तो वो बच्चे उस क्वेश्चन में परेशान हो गए। उसमें पूछा गया था कि एग्जैक्ट तो मैं फ्रेमिंग नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि भाई शुरू के 25 टर्म्स का सम दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट के 25 टर्म्स का सम दिया हुआ है, 25 से आखिरी टर्म का सम दिया हुआ है, और टोटल जो टर्म्स हैं उनका भी सम दिया हुआ है। अब बताइए 25th टर्म क्या होगा? तो ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट जो अननोन टर्म था बच्चे वो निकाल नहीं पाए। कई बच्चे डिविएशन में परेशान होते हैं, यानी कि सिग्मा xi माइनस एक्स बार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। यानी कि अगर मैं सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस कर दूं और फिर उन सभी ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस जो आया उसको जोड़ दूं, तो ये आंसर हमेशा 0 आता है। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो कई बच्चे यहां पर समझ नहीं पाते कि ये क्या होता है ना। तो थोड़ा सा अलग बातें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। मीन की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है, तो इस तरह के सवालों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, यानी कि कितने डेप्थ में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ एप्लीकेशन पर बेस्ड सवाल आपको सीबीक्यूज में मिलते हैं ज्यादातर, यानी कि सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेगा, सिचुएशनल बेस्ड सवाल होगी। और ऐसे सिनेरियो होंगे जो आपके फेमिलियर नहीं होंगे, मतलब ऐसे नहीं कि रोजमर्रा में हम वो बातें सुन रहे हैं, तो सिनेरियो बड़ा सोच समझ के बनाया जाएगा। अनफेमिलियर सिनेरियो पर बेस्ड लैंग्वेज बनाई जाएगी, तो वहां पर आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको उस सवाल को 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है वो सवाल, वो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा फिर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स विद इन अ सिंगल क्वेश्चन, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यानी कि एक ही सवाल में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स का लगना, ठीक है। तो यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं जिस सवाल की मैं बात कर रहा था, कि अगर कोई एक कोन है और उस कोन को मान लीजिए किसी प्लेन ने कट कर दिया कुछ इस तरह से। अगर किसी कोन को एक प्लेन से कट कर देंगे तो क्या होने वाला है भाई, एक कोन ऊपर बन जाएगा और एक ओरिजिनल कोन हमारे पास है ही, इस तरह से कुछ फिगर बन जाएगा। जो लोअर वाला पार्ट होता है उसे फ्रस्टम कहते हैं। हाँ जी, ये पार्ट डिलीटेड है, बट ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस सवाल के अंदर कहीं भी फ्रस्टम वर्ड का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, कहीं भी फ्रस्टम के फॉर्मूले नहीं लगने वाले हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैंने किसी प्लेन से कोन को कट किया है, तो अपर कोन और लोअर कोन मान लीजिए इनके वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है। तो जो ऊपर छोटा कोन है उसके वॉल्यूम का और ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 1:125। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनकी रेडियस का रेशियो कितना होगा, उनकी रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आप इनकी रेडियस को R1 R2 मान लेंगे। अब मैं आपको जो यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है कि ये इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम है। कैसे? क्योंकि सवाल सरफेस एरिया से रिलेटेड लग रहा है, बट यहां पर लगने वाली क्या है, सिमिलैरिटी। आप देखेंगे तो यहां पर सिमिलैरिटी लगेगी। आप एक ट्राइंगल ऊपर देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस पॉइंट को O डैश मान लूं और इस पॉइंट को O मान लूं, तो एक ट्राइंगल ऊपर बन गया A B डैश O डैश, और दूसरा ट्राइंगल बन गया A B O डैश। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर कर दें, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये 90 डिग्री। ए सिमिलैरिटी से
छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो R1/R2 आने वाला है रेडियस का रेशियो, वो इनकी हाइट्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो अगर इनकी हाइट्स में H1 और H2 मान लूं तो हाइट्स और रेडियस का रेशियो बराबर हो जाएगा। बड़े आराम से आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, उसमें आपको मिलेगा R1/R2 होल क्यूब बराबर 125। तो R1/R2 1/5 निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये होते हैं इंटीग्रेटेड सवाल जिसके अंदर आपने सरफेस एरिया भी अप्लाई किया और सिमिलैरिटी भी अप्लाई किया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी कैसा कैसा रहता है, थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं। वैसे तो बच्चे बहुत सारे प्री बोर्ड के एग्जाम दे चुके हैं, सैंपल पेपर प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं आपके पेपर में, कई बार हम पेपर करते हैं लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शंस को ढंग से नहीं पढ़ते। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को एक बार शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। 5 सेक्शन होंगे। पहला एमसीक्यूज 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 रीजनिंग असर्शन है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे यानी कि 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। कितने, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप। फिर उसके बाद में केस स्टडीज होंगी 3 जो 4 मार्क्स के होंगे, जिसके अंदर 1-1-2 के ऊपर उसमें डिवाइड किया जाता है। अब यहां पे जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले तो जो केस स्टडी जो 1-1-2 की है, इसको बच्चे समझते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जबकि इसमें अब एमसीक्यूज आना बंद हो गया है। तो 1-1-2 जो है उसमें आपको क्या करना है कि आपको इसे सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करना है। अगर स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप आंसर लिख दीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर कैलकुलेशन है तो आपको करके दिखानी है। ठीक है, इसके अलावा पेपर को खत्म करने की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा पेपर ही सर समय पर खत्म नहीं हो पाता। हर बार मेरा टाइम कम पड़ जाता है, मैं एक आध सेक्शन पूरा ही नहीं कर पाता हूं, तो कई बार उस पर भी ध्यान देना है। तो देखिए ये मैंने आपको टाइम एक निकाल के बनाया है कि सेक्शन ए संभवतः आपके कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए। बड़े आराम से आप 45 मिनट्स में इसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अमूमन इसमें 1 से 1.5 मिनट लगता है एक सवाल को करने में, और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट आ जाते हैं, कुछ सवालों में सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम जाएगा। लेकिन अगर हम सेक्शन बी को 25 मिनट्स में, सेक्शन सी को 30 मिनट्स में, सेक्शन डी को 40 मिनट्स का टाइम दे दें और सेक्शन ई को 25 मिनट्स का टाइम देते, तो इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है भाई, 25, 50 और ये हो गया 90 और 120, मतलब 165 मिनट्स हो गए। और हमारा जो टोटल टाइम है वो है 180 मिनट्स का। इसका मतलब अगर मैं इस प्लान को फॉलो करता हूं तो मेरे पास 15 मिनट का समय बचता है क्रॉस चेकिंग करने के लिए। तो आप 15 मिनट में जो आपसे सिली एरर हो रहे हैं, जो 1-2 नंबर हर बार आपके कम रह जाते हैं, उसे आप देख सकते हैं। 15 मिनट के अंदर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरे से कहां मिस्टेक हो गई, कौन सी गलती मुझसे हो गई, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद अंत में मैं आपसे बात करूंगा डूज एंड डोंट्स। आपको पेपर देते समय या एग्जाम टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। तो भाई इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइए, क्योंकि एमसीक्यूज करने पर आपका कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। इसका मतलब हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आपको ऑप्शन भी लिखना है, साथ में उसका आंसर भी लिखना है। चूज ओनली ऑप्शन वी आर गिवन, यानी कि एक ही ऑप्शन को आप चूज करें, एक से ज्यादा ना करें जहां ऑप्शन दिए जाएं। राइट स्टेप वाइज सॉल्यूशन, स्टेप वाइज जरूर लिखें, क्योंकि जो मार्किंग मिलती है वो स्टेप वाइज मिलती है। ठीक है, अगर आप किसी फॉर्मूले क्वेश्चन के अंदर सही फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फॉर्मूले के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। नीट एंड क्लीन फिगर बनाइए जहां पर रिक्वायर्ड हो। अपने आंसर को हमेशा हाईलाइट करिए, मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको हाईलाइट जरूर करिए, क्योंकि कई बार अगर कुछ चीजें ऊपर से समझ नहीं आ रही तो आंसर से वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए सर, तो डोंट लीव योर क्वेश्चंस अनआंसर्ड, कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना। एक ही बात है, डोंट ओवरराइट और स्क्रेबल। कैंसिलेशन का बहुत ध्यान रखें। अगर आप किसी भी चीज को कैंसिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैंसिल कर रहे हैं, तो पेन से ना करते हुए पेंसिल का यूज करें या सीधे सीधे आप आंसर लिख दें। तो कई बार कैंसिलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको इतना ज्यादा बच्चे कैंसिल कर देते हैं कि टीचर को समझ ही नहीं आता कि ये आंसर आया कैसे। तो वो आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा स्क्रेबल ना करें। कुछ गलत भी हो गया है तो सिंपली पेंसिल से कट करके उसको कैंसिल करके नेक्स्ट आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, डोंट इग्नोर इंटरनल चॉइसेस। कई बार हम चॉइस का ध्यान ही नहीं देते, आप दोनों चॉइसेस को ध्यान से पढ़ें रीडिंग टाइम के अंदर। डोंट फॉरगेट यूनिट्स, किसी भी आंसर की यूनिट्स को लिखना ना भूलें, यूनिट्स के मार्क्स कटते हैं अगर आपने नहीं लिखी हैं तो। डोंट मिक्स स्टेप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, किसी भी स्टेप्स को, स्पेशली थ्योरम्स के लिए है ये, मिक्स ना कर दे। ध्यान से पढ़ें कि भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी है या बीपीटी है।
तो वो ध्यान से पढ़ लें। और डोंट पैनिक, स्टे काम। भाई पेपर के दौरान अगर आप पैनिक कर गए तो फिर तो आप आती हुई चीजें भी भूल जाएंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पैनिक नहीं करना है। 15 मिनट अपने आप को समझाते भी रहना है, अपने आप को खुश भी रखना है और पेपर को बहुत अच्छे से देखना है। शुरू में हो सकता है आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे, काम होके पेपर को रीड करोगे, तो आप पाओगे कि बहुत सारा पोर्शन ऐसा होगा जो आपको आता होगा। और अगर आपको लगता है कि सेक्शन ए में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं मुझसे नहीं बन रहे हैं, तो आप सेक्शन डी की तरफ भी जा सकते हैं। सेक्शन डी की तरफ वो बच्चे भी जा सकते हैं जिनकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, क्योंकि सेक्शन डी एक बड़ा पोर्शन है, वहां पे 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो वो अगर आपका लास्ट में एक भी छूट गया तो मतलब बहुत सारे मार्क्स हम गवा बैठेंगे। तो आप सेक्शन डी की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे की प्रैक्टिस हो रखी है, जो बहुत सारे सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उसी हिसाब से जाए जिस हिसाब से वो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी जो होता है। मैं बताना चाह रहा था कि केस स्टडी में कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। 6 और 14 टर्म का सम दिया हुआ है, 8 और 16 टर्म का सम दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशंस को फ्रेम करके सॉल्व करोगे तभी आंसर आएगा। अगर आप यहां पर सीधे d इज इक्वल टू -5 लिख देंगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा -5 कैसे आया। तो ये आप रफ में सॉल्व करते हैं कई बच्चे जल्दी जल्दी, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो कैलकुलेशन, बट लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत साफ साफ लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है कि इसी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन को टीचर ढूंढता रहे, भाई मैं मार्क्स कहां दे दूं। आप बताइए, इस बच्चे ने जो लिखा है इसमें मार्क्स, ये रफ पेज नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सेक्शन ई में कुछ बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं, समझ ही नहीं आता टीचर को कि मैं मार्क्स कहां से दे दूं, उसको ढूंढना पड़ता है मार्क्स कहां दिए जाएं। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, भाई डायरेक्टली एक्सरसाइज पर ना आए, थ्योरी को रिवाइज करें, फॉर्मूले रिवाइज करें। फॉर्मूले एक जगह पर लिख कर रख सकते हो जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां पर, ठीक है। रोज उनको रिवाइज करते रहिए और फिर आप स्टार्ट करिए प्रैक्टिस। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लगाइए। उसके बाद में प्रायोरिटाइज करिए कौन से चैप्टर्स वेटेज वाइज, या आपको बहुत अच्छे से अगर कोई चैप्टर्स आते हैं तो उन चैप्टर्स को आप पहले प्रैक्टिस करिए, ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो पार्ट डिफिकल्ट है उसको आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, या ये कहें कि उसमें जो पार्ट आपको आता है उतना उतना कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम है तो आप रेशियो और टेबल वाले सवाल तो एटलीस्ट कर ही लीजिए, ठीक है। तो ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यस, एनसीईआरटी जो कि है ये सभी बच्चों के लिए, वो कॉमन है, सबको करना है विद एग्जांपल्स। अब अगर बच्चों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लगा लिया तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल कर सकते हो, उसमें सीबीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज तो जरूर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और सैंपल पेपर अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन होगी, आपको पता चलेगा कि मैं पेपर कितने टाइम में खत्म कर पा रहा हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशली जो हाई स्कोरर बच्चा है उसको सीबीएसई ने जो सीएफपीक्यू अपलोड किए हैं, यानी कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वहां से आपको आइडिया भी लगेगा किस तरीके के क्वेश्चंस ही होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये थी सारी बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। और मैथ्स एग्जाम टाइम में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है वो सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। पहले मैं इनके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले तो अपने आप पर भरोसा रखिए, आपको जो आता है वो आप अच्छे से तैयार करिए, उस पर भरोसा रखिए। पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, मेहनत करते रहिए, परेशान मत होइए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आता होगा वो भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर को फोड़ कर आइएगा। थैंक यू।